अरे टिल्लू, देखो तो ये क्या चमक रहा है। मालिक, ये तो बड़ी विचित्र चीज लग रही है। इसे हाथ मत लगाइए, चलिए चुपचाप साइड से निकल चलते हैं। ओ टिल्लू गधे, अकल तेरी खो गई है क्या? ये तो कोई पुराना चिराग लग रहा है, शायद कोई इसे फेंक गया है। देख कितना सुंदर है। इतना कहकर हरिया झट से आगे बढ़ा। जमीन से वो चमकता चिराग उठाया और जैसे ही हाथ से घास झाड़ा, अचानक तेज धुएं के साथ उसमें से एक विशाल जादुई जिन प्रकट हो गया। सूरज डूब रहा था और आज भी हरिया निराशा और थकान लिए बाजार से लौट रहा था। उसकी लकड़ियां आज भी नहीं बिकी थीं। अरे ओ टिल्लू, आज भी लकड़ियां नहीं बिकी, खाली हाथ ही घर लौट रहा हूँ। मालिक, तू कर भी क्या सकता है? जो नसीब में होगा अब वही होगा। मुझे तो बस सुरैया की चिंता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास उसकी दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। दोनों आपस में बात करते हुए धीरे धीरे घर पहुंच गए। टिल्लू, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मालिक, कल जो वैद्य जी आए थे, उन्होंने कुछ बताया क्या? सुरैया मालकिन को क्या हुआ है? नहीं टिल्लू, वैद्य जी ने बस इतना ही कहा कि कोई बहुत गंभीर बीमारी ने इसे जकड़ लिया है। मालिक, बेचारी मालकिन कितनी पीड़ा में है। मुझे तो लगता है अब कोई जादू ही उन्हें ठीक कर सकता है। टिल्लू, तुम्हें तो पता है मैं इन जादू टोना वाली बातों पर यकीन नहीं करता। ठीक है, अब अंदर जाता हूँ। इतना कहकर हरिया धीरे धीरे घर के अंदर चला गया, जहां उसकी बीमार पत्नी सुरैया बिछावन पर लेटी हुई थी। पापा, आप आ गए। दशहरा आ रहा है, मेरे लिए नए कपड़े लाओगे ना? मेरे सभी दोस्तों ने नए नए कपड़े लिए हैं। ठीक है बेटी, ला दूंगा। अब ये बता, मम्मी ने खाना खाया? हाँ पापा, दिन में थोड़ा सा खाई थी, उसके बाद से सोई हैं और उठ ही नहीं रही हैं। जहां एक ओर हरिया अपने परिवार के दुख और गरीबी से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर साहूकार बलदेव राय अपने आलीशान कमरे में बैठे थे और बोले, जग्गू, कल्लू, जाओ अभी और उस हरिया से मेरे पैसे वसूल करके लाओ। कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे मेरे पैसे एक भी दिन लेट नहीं चाहिए। मालिक, मैं दोपहर में गया था, पर उसने कहा कि उसकी लकड़ियां नहीं बिकी। इस तरह के बहाने लेकर वापस मत आया करो। चलो अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ वो मुझे कैसे मना करता है। इतना कहकर बलदेव जग्गू और कल्लू के साथ हरिया की झोपड़ी के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। हरिया, अरे ओ हरिया, बाहर निकल। बलदेव के आते ही हरिया डर से कांपते हुए घर से बाहर निकला। बलदेव जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम छोड़ो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तुमने अभी तक मेरा कर्ज क्यों नहीं चुकाया है? मालिक, माफ कीजिए, मेरी लकड़ियां अभी तक नहीं बिकी है और मेरी पत्नी का तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तुम्हारी ये झूठी कहानियां नहीं सुननी। तुम्हारी गरीबी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है। 5 दिन के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम इस घर में कभी वापस नहीं आ पाओगे, समझे? मालिक, 5 दिन में कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? आप ही बताइए, थोड़ा समय और दे दीजिए। 5 दिन भी बहुत हैं। मैंने जो कह दिया वही होगा। जग्गू, कल्लू, चलो, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। बलदेव बिना एक भी पल रुके अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। इधर हरिया अकेला निराशा में डूबा वहीं जमीन पर बैठ जाता है। अगले दिन सुबह हरिया ने मन में हिम्मत जुटाई और लकड़ियां बेचने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह बाजार पहुंच गया। टिल्लू, दुकान तो खोल दिया हूं, पर पता नहीं आज भी कोई ग्राहक आएगा या नहीं। मालिक, आप इतना क्यों सोचते हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। धीरे धीरे बाजार में भीड़ बढ़ने लगी और तभी हरिया की दुकान पर पहला ग्राहक आया। भैया,
ये लकड़ी का गट्ठर कितने में मिलेगा? साहब बहुत अच्छी लकड़ी है, 10 रुपए का एक गट्ठर। क्या, इतना महंगा? 5 रुपए में देना है तो दे, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। ठीक है साहब, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, 5 रुपए में ही ले लीजिए। हरिया ने वो लकड़ियों का गट्ठर 5 रुपए में ही दे दिया। पूरा दिन बीत गया पर कोई ग्राहक नहीं आया। थक हार कर हरिया ने उदासी से कहा, आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया टिल्लू, कुछ भी कमाई नहीं हुई। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास अभी भी 4 दिन हैं। भगवान जरूर कुछ अच्छा करेंगे। इतना कहकर हरिया उदास मन से टिल्लू के साथ धीरे धीरे घर की ओर निकल पड़ा और कुछ ही देर में वह घर पहुंच गया। अगली सुबह बलदेव की धमकी का हरिया पर गहरा असर हुआ था। वो सुबह जल्दी उठकर घर के बाहर आ गया, लेकिन उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अब क्या होगा। तभी अंदर से उसकी बेटी की रोने की तेज आवाज आती है। बापू, बापू जल्दी आओ, माँ को कुछ हो गया है। सुरैया, मेरी सुरैया, आंखें खोलो सुरैया, मुझे तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। हरिया ने बिना एक पल गवाए एम्बुलेंस को फोन लगाया और थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस उसके घर के बाहर आ गई। वे सभी एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल के लिए निकल गए और कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैंने अभी दवाई दी है, पर यह महज एक अस्थायी उपाय है। इन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए भर्ती करना होगा और इलाज में कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। 100,000 लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए, मैं किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करता हूँ। हरिया डॉक्टर को धन्यवाद कहता है और अपनी बेटी से बोलता है, बेटी तुम यहीं मम्मी के पास रहना, मैं जल्दी से पैसे का इंतजाम करके वापस आता हूँ। इतना कहकर हरिया हॉस्पिटल से बाहर निकला और धीरे धीरे चलते हुए वो अपने दोस्त के घर जा पहुंचा। दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मित्र, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। काश मैं तुम्हारी पूरी मदद कर पाता। मेरे पास 10,000 रुपए तो अभी नहीं है, पर मैं तुम्हें 2,000 रुपए दे सकता हूं। ठीक है, इतना ही दे दो दोस्त। अपने दोस्त से 2,000 रुपए लेकर हरिया के दिल में एक नई उम्मीद जागी। वो जानता था कि ये रकम काफी नहीं है, पर उसके मन में बस यही ख्याल था कि किसी तरह 2,000 रुपए देकर इलाज शुरू करा दिया जाए। यही सब सोचते सोचते वो अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी सिर्फ 2,000 रुपए हैं, बाकी के पैसे मैं बाद में लाऊंगा। आप बस मेरी पत्नी का इलाज शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी हम इन पैसों से इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको बाकी की रकम जल्दी ही लाकर काउंटर पर जमा करनी होगी। हरिया का दूसरा दिन भी अस्पतालों की भागदौड़ में ही बीत गया। अगले दिन सुबह, पिताजी देखिए ना, बाहर कितनी बारिश हो रही है, अब आप कैसे जाएंगे? हाँ कनिका, मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह अस्पताल जाकर तुम्हारी मम्मी से मिल लो, फिर बाजार जाकर दुकान लगाऊंगा, पर इतनी बारिश में तो अब बाहर निकलना ही नामुमकिन है। पिताजी, कितना समय बीत गया है, अब तो शाम होने को आई और बारिश अभी तक नहीं रुकी है। कनिका, तुम घर से बाहर मत निकलना, मैं तुम्हारी माँ से एक बार मिल कर आता हूँ। पर पिताजी, इतनी जोरों की बारिश हो रही है, अब बारिश में कैसे जाएंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, तुम घर का ध्यान रखना। इतना कहकर हरिया बारिश में ही घर से बाहर निकल पड़ा। भीगते हुए उसके कदम तेज तो थे, पर मन में चिंता का बोझ बहुत भारी था। धीरे धीरे चलते हुए वह कुछ ही देर में वह हॉस्पिटल जा पहुंचा। डॉक्टर साहब प्रणाम,
मेरी पत्नी ठीक तो है ना? उसकी तबीयत अब कैसी है? हाँ, दवा के असर से उसे होश आ गया है, पर अभी भी उसकी हालत नाजुक है। हमें तुरंत आगे का इलाज शुरू करना होगा। आपने रुपए का इंतजाम किया? नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया है। देखिए, मैं अब 2 दिन से ज्यादा का समय नहीं दे सकता। आप सुनिए, अगर 2 दिन के अंदर रुपया जमा नहीं हुआ तो आपको अपना मरीज उठाकर यहां से ले जाना होगा। हम इलाज जारी नहीं रख पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर हरिया की रही सही उम्मीद भी टूट गई। साहूकार का डर, कर्ज और अब उसकी पत्नी की जान का खतरा। सुनिए जी, अब मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। आप मेरी चिंता छोड़िए, बस मुझे घर ले चलिए। तुम ऐसी बात मत बोलो सुरैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, मैं आज ही तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। तुम हार मत मानो। पर आप इतना रुपया कहाँ से लाएंगे? पहले से ही साहूकार का कर्ज है और उसने धमकी दी है कि अगर 5 दिन में रुपया नहीं दिए तो घर से निकाल देगा। तुम चिंता मत करो सुरैया, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। तुम बस हिम्मत रखो। इतना कहकर हरिया ने एक गहरी सांस ली और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। उदास और हार चुका हरिया अब पूरी तरह टूट चुका था। भारी बारिश में भीगते हुए वही सब सोचते सोचते वह धीरे धीरे अपने घर पहुंच गया। पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? देखिए ना, इतनी बारिश में तो लकड़ियां सारी भीग गई होंगी। अब वे तो नहीं बिकेंगी। हाँ बेटी, अब क्या करूं? अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। पिताजी, आपको मछली पकड़ना भी आता है ना? क्यों ना आप कल मछली पकड़ने चले जाइए। शायद मछली बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाएं और भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा करे। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। अब यही एक रास्ता बचा है। मैं कल सुबह सुबह ही मछली पकड़ने निकल जाऊंगा। अब सब भगवान पर छोड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह कनिका की बात मानकर वो आज मछली पकड़ने निकला था। उदास और थके हुए कदमों से धीरे धीरे चलते हुए वो नदी की ओर बढ़ रहा था। टिल्लू, तू ही बता, अब मैं क्या करूं? कर्ज इतना बड़ा हो गया है और उधर डॉक्टर ने भी बस आज का समय दिया है। अब सब कुछ भगवान भरोसे है मेरे दोस्त। मालिक, आपका तो किस्मत ही खराब है। आप जो काम शुरू करते हैं उसमें नुकसान ही हो जाता है। अब तो सब बस भगवान ही ठीक कर सकते हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए नदी की ओर बढ़ रहे थे तभी। अरे टिल्लू, देखो तो, ये क्या चमक रहा है? मालिक, ये तो बड़ी विचित्र चीज लग रही है। इसे हाथ मत लगाइए, चलिए चुपचाप साइड से निकल चलते हैं। ओ टिल्लो गधे, अकल तेरी खो गई है क्या? ये तो कोई पुराना चिराग लग रहा है। शायद कोई इसे फेंक गया है। देख, कितना सुंदर है। इतना कहकर हरिया झट से आगे बढ़ा। जमीन से वो चमकता चिराग उठाया और जैसे ही हाथ से घास झाड़ा, अचानक तेज धुएं के साथ उसमें से एक विशाल जादुई जिन प्रकट हो गया। भाग टिल्लू, भाग यहाँ से, ये कोई भूत है। इतना कहकर हरिया और टिल्लू घबराए हुए कदमों से दौड़ने लगे, लेकिन तभी उनके पीछे से गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। मालिक, मेरे मालिक, कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए। जिन की आवाज सुनकर हरिया ने पीछे मुड़कर देखा। जिन अभी भी उसके पीछे आ रहा था और बार बार उसे मालिक कहकर पुकार रहा था। रुक रुक टिल्लू, ये हमें मालिक क्यों कह रहा है? अरे सुनो, तुम कौन हो और तुम मुझे मालिक क्यों कह रहे हो? घबराओ मत मेरे मालिक, मैं इस चिराग का जिन्न हूं जिसे तुमने रगड़कर वर्षों की कैद से आजाद किया है। अब तुम मेरे नए मालिक हो। मेरे नियम स्पष्ट हैं। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। बस अपनी पहली इच्छा बताओ। जिन की बातें सुनकर हरिया हैरान रह गया। उसके मन में शक तो था,
पर पत्नी की जान बचाने की मजबूरी ने उसके डर को दबा दिया। उसने बिना सोचे समझे अपनी पहली इच्छा मांगी। सुनो जिन, अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो तो मेरी पहली इच्छा ये है कि मुझे बहुत सारा धन दे दो, इतना कि मेरा सारा कर्ज चुकता हो जाए और मेरी पत्नी का पूरा इलाज हो जाए। हुक्म मेरे मालिक, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जिनके इतना कहते ही एक पल के लिए तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश के हटते ही वहां नदी किनारे सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक बड़ा सा संदूक प्रकट हो गया। अरे अरे टिल्लू, देख, ये तो सोना चांदी है। क्या ये सब सपना है? अरे नहीं, ये तो सचमुच का धन आ गया। हाँ मेरे मालिक, ये आपकी पहली इच्छा है। अब मुझे दूसरी इच्छा बताइए। नहीं जिन, अभी नहीं। मैं पहले इस पैसे से अपनी पत्नी की जान बचाता हूं और अपना कर्ज चुकाता हूं, फिर दूसरी इच्छा बताऊंगा। हरिया ने एक पल भी बिना गवाई उसने सोना चांदी से भरा संदूक उठाया और जितनी तेजी से हो सके हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ दो बातें थीं, अपनी पत्नी की जान बचाना और साहूकार का कर्ज चुकाना। यही सब सोचते सोचते कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर प्रणाम। अब मेरी पत्नी कैसी है? क्या वो खतरे से बाहर है? मैंने काउंटर पर फीस जमा कर दिया है। हाँ, अभी अभी आपका सारा बकाया क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात ने हरिया के मन में नई उम्मीद जगा दी। उसका दिल हल्का हो गया और उत्साह के साथ वह साहूकार के घर की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में वह दरवाजे पर खड़ा था। लो सेठ जी, ये रहा आपका सारा रुपया, गिन लीजिए और मेरे जमीन के कागजात तुरंत वापस करिए। साहूकार से अपनी जमीन के कागज वापस लेकर हरिया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। देखिए जी, भगवान ने हमें बचा लिया। अब जब सब ठीक हो गया है तो क्यों ना हम कनिका के लिए कुछ करें। बेटी बहुत दिनों से कह रही थी कि उसे नए कपड़े चाहिए। चलिए ना, आज पहली बार उसे शहर के बारे दुकान से कपड़े दिलाकर लाते हैं। हाँ हाँ, मेरी दोनों रानियां जो चाहेंगी वही होगा। अब हमारे पास सब कुछ है। चलो अभी चलते हैं। सच्ची पिताजी, शहर के बड़े दुकान से कपड़ा लूंगी। ठीक है, चलो अब निकलते हैं। इतना कहकर हरिया अपने परिवार के साथ बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे वहां पहुंच गए। पिताजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटी, शहर बहुत दूर है, पैदल तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए बस से जाएंगे। यहीं से बस मिलेगी। देखते ही देखते बस आ पहुंची। सभी लोग उसमें चढ़ गए और शहर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में वे शहर पहुंच गए। देखिए ना जी, यहाँ सब कुछ कितना साफ सुथरा है। सच में शहर कितना अच्छा लगता है। सभी लोग धीरे धीरे चलते हुए शहर की सबसे बड़ी दुकान तक पहुंच गए। देखिए जी, हमारी कनिका कितनी खुश है। ये सब एक सपने जैसा लगता है ना? हाँ सुरैया, बस यही खुशी देखने के लिए ही तो सब कुछ किया। परिवार ने पहले जमकर शॉपिंग की। इसके बाद वे तीनों शहर के दुर्गा पूजा मेले की ओर बढ़े। पहली बार शहर का दुर्गा मेला देखकर कनिका की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पिताजी, वाह, यहाँ सब कितना सुंदर लग रहा है ना? मुझे तो बहुत बहुत मजा आ रहा है ये दुर्गा मेला घूमकर। हाँ बेटी, ये सब तेरी ही खुशी है। सुनिए ना जी, मैं क्या बोल रही थी। चलिए ना, हम लोग पंडाल घूमते हैं, देखते हैं माता की मूर्ति कैसी है। मुझे भी मन हो रहा है दुर्गा पंडाल देखने का। चलो निकल पड़ते हैं। इतना कहकर तीनों ने पंडाल की ओर कदम बढ़ाए और धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंच गए। वाह, देखो ना, माता रानी की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है।
हाँ, लेकिन जल्दी देख लो, रात हो रही है और हमें और पंडाल भी घूमने हैं। इतना कहकर तीनों वहां से निकल पड़े और धीरे धीरे चलते हुए अगले पंडाल में पहुंच गए। सबने वो आखिरी पंडाल देखा और फिर घर की ओर निकल पड़े। अगली सुबह हरिया घर के बाहर बैठा था और उसके हाथ में वह जादुई चिराग भी था। क्यों ना जिनी को बाहर निकाला जाए, इतने दिनों से जिनी से बात भी नहीं हुई। इतना कहकर हरिया ने चिराग को घासा और तभी तेज रोशनी के साथ जादुई जिन प्रकट हो गया। हुक्म मेरे मालिक, आप मुझे याद किया। आपकी पहली इच्छा पूरी हो चुकी है। अब बोलिए, आपकी दूसरी इच्छा क्या है? जिन, मैं चाहता हूं कि मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मुझे एक बड़ा महल चाहिए, एक बड़ा कारोबार और दुनिया का सारा धन। क्या तुम ये सब कर सकते हो? मालिक, मेरी शक्तियां असीमित हैं। मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर सकता हूं, पर हरिया की दूसरी इच्छा उसे किस खतरे में डालेगी, ये जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 कमेंट करें।